डिस्कवर योरसेल्फ के सेशन में। तो आज जिसमें हम डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन विल बिगिन। इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके। इट्स टेकिंग लिटिल टाइम। एक मिनट। Yes, now it is visible. ओके। एनीवेज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज स्क्रीन शेयरिंग में, तो वी विल गो विदाउट द पीपीटी। आफ्टर द सेशन आई विल शेयर द पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। तो काफी लोगों को ये सवाल उठते हैं कि क्या इस संसार के पीछे कोई है, किसी ने संसार बनाया है। तो काफी लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान है, कोई तो है इन सब चीजों के पीछे। लोग श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि भगवान है, आप मानते हैं, लेकिन प्रूफ कीजिए, प्रमाण दीजिए भगवान है, तो फिर ऐसे लोग फिर गुस्सा हो जाते हैं कि अरे तुमको श्रद्धा नहीं है, भगवान के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तुम तो दुष्ट हो। राइट? ऐसे अलग अलग चीजें लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके खुद के पास जवाब नहीं रहते। वो सिर्फ ऐसे ही क्योंकि घर परिवार में सब लोग मानते हैं, समाज में लोग मानते हैं, पूर्वज मानते थे, इसलिए हम भी मानते हैं। और अगर कोई सवाल उठाना शुरू करता है तो उनकी श्रद्धा हिलने को, उनको लगता है कि श्रद्धा हमारी हिल जाएगी, इसलिए वो सामने वाले को ही डांट देते हैं। तो ये हुआ एक एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम होता है कि जो लोग बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली बोल देते हैं कि सब कुछ खुद से आया है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, या फिर कारण है भी तो क्या है, चांस है कि ऐसे ही हो गया, सब कुछ बाय चांस आ गया, प्रोबेबिलिटी से आ गया। तो ये दूसरा एक्सट्रीम हुआ। तो अगर ठीक है, अभी हम में से किसी ने देखा है कि यूनिवर्स क्रिएट होते हुए? आप में से किसी ने कभी देखा यूनिवर्स क्रिएट होते हुए? नहीं देखा है, राइट? तो क्या हम एग्जैक्टली डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे आया है? क्या उसको किसी ने क्रिएट किया है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं? या फिर क्या हम ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं क्रिएट किया है? जब हमने देखा ही नहीं है तो हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं क्रिएट किया है या नहीं क्रिएट किया है? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज को हमें समझना है, और उनमें से जो ज्यादा लॉजिकल लगता है, जो हमें ज्यादा सेंस, व्हाट एवर मेक्स मोस्ट सेंस,
उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली परसीव करने का तरीका ही नहीं है कोई। हम नहीं जा सकते पास्ट में। तो अलग अलग जो थियरीज हैं उनमें हमें डायरेक्टली आंख बंद करके बिलीव करने से पहले हमें देखना चाहिए कि ओपन माइंड के साथ, हमें सारी थियरीज को ओपन माइंड के साथ देखना चाहिए, और फिर जो हमें ज्यादा लॉजिकल लगती है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को, या किसी को इसमें कुछ आपत्ति है जो मैंने बोला अभी? हम सब नहीं दे रहे मतलब कुछ तो आपत्ति है। या तो आपत्ति है या तो आप लोग मीटिंग में नहीं है। अच्छा, कौन कौन मीटिंग में है? कैन यू रेज योर हैंड क्विकली? छह ही लोग हैं? सात आठ, ओके। तो इज इट क्लियर कि अभी हम जब देख ही नहीं सकते यूनिवर्स कैसे बना, हम देख ही नहीं सकते, तो हमें लॉजिक को यूज करना पड़ेगा, राइट? लॉजिकली हमें जो सबसे मोस्ट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगता है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, दुर्भाग्यवश, हमने बचपन से, जब से हमने सोचना समझना शुरू किया, जब से हमने क्वेश्चन करना शुरू किया, जैसे पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि बच्चा सवाल पूछने से पहले ही उसको घर से ये सिखाया जाता था कि भगवान ने हर चीज बनाई है। तो वो हर चीज के ऊपर सवाल उठाएगा, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान ने हर सब कुछ बनाया है, उसके ऊपर वो कभी सवाल नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये बचपन से उसको वैसा ट्रेन किया गया है, उसको उस प्रकार से शिक्षा प्रणाली दी गई है कि ही हैज टू एक्सेप्ट गॉड। उसको वो सवाल कभी नहीं उठाएगा। उसी प्रकार से आज के जमाने में बच्चा जब से समझदार होना शुरू होता है, उसके पहले से ही उसको ऐसे सिखाया जाता है कि दुनिया खुद से आई है और भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ये सब भ्रम है, ये सब सिर्फ आस्था की बात है। अल्टीमेट यूनिवर्स कैसे आया है, किसी बच्चे से भी आप पूछोगे यूनिवर्स कैसे, यस क्या बोलेगा, यूनिवर्स कैसे आया है? पढ़ा नहीं आप लोगों ने? पढ़ा नहीं क्या स्कूल में यूनिवर्स कैसे आया है? इसकी थियरी कौन सी थियरी है जो बताती है यूनिवर्स कैसे आया? हाँ, बिग बैंग थियरी। इतना समय किस किस को बिग बैंग थियरी नहीं पता? यू कैन गिव अ थम्स अप। सबको पता है ना? किस किस को पता है बिग बैंग थियरी? पूछूंगा नहीं अभी मैं, आप डरिए मत, बट किस किस को पता है एटलीस्ट? तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? कॉमन कॉमन आंसर है ये तो। हर कोई बच्चा बच्चा बोलता है कि बिग बैंग थियरी से यूनिवर्स आया है, बिग बैंग होके यूनिवर्स आया। तो बिग बैंग थियरी में दो चीजें, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है कि एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सब कुछ आया है। ये पहला थियरी हुआ। आप में से किस किस को ये लॉजिकल लग रहा है कि विस्फोट से सब कुछ आया है? किस किस को लॉजिकल नहीं लग रहा है? यू कैन गिव अ थम्स डाउन। किस किस को लग रहा है? यू कैन गिव अ थम्स अप। और यू हैव टू प्रूव ऑल्सो। अगर आपको लॉजिकल लग रहा है तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कैसे लॉजिकल लग रहा है। सिर्फ इसके लिए नहीं क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसलिए अंधश्रद्धा रखे हम उसके ऊपर। नो, वी शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। हमको हर चीज के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, इंक्लूडिंग साइंस, राइट? हर चीज के ऊपर सवाल उठाना चाहिए हमें। इनफैक्ट अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे बिग बैंग थियरी एक एक थियरी है। मतलब ऐसे बहुत सारी थियरीज हैं यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से एक थियरी है कि बिग बैंग से आया है। बट हमारा जो शिक्षा प्रणाली है भारत का, वो इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे बस किसी से भी पूछो कैसे आया यूनिवर्स, वो बस आ, बिना कुछ सोचे समझे बोल देगा बिग बैंग से आया है। वो बच्चा एग्जाम देने से पहले भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मुझे एग्जाम में पास कराओ, मुझे अच्छे मार्क्स दिलाओ। और एग्जाम में जाके क्या लिखेगा कि ये पूरी दुनिया बिग बैंग से आई है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, राइट? ऐसी है हमारे भारतीय लोगों की हालत। हम अंदर से हमको पता है कि भगवान है, लेकिन हमको ऐसा फीड किया गया है सोसाइटी द्वारा, एजुकेशन सिस्टम द्वारा, कि हम इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठा पाते, राइट? भगवान है कि नहीं है, हम ब्लाइंडली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भगवान नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है बिग बैंग थियरी का कि सब कुछ एक्सप्लोजन से आया है।
और वो एक्सप्लोजन किस चीज का हुआ? किसी को कोई बता सकता है? पूरा यूनिवर्स जो है वो जिस पदार्थ से आया है उस पदार्थ को क्या बोला जाता है साइंटिफिक टर्म्स में, फिजिक्स में? मैटर एंटीमैटर नहीं, एस से नाम शुरू होता है उसका। ओके, मैं ही बता दूंगा। सिंगुलैरिटी सुना है किसी ने कभी? सिंगुलैरिटी, किस किसने सुना है ये वर्ड सिंगुलैरिटी? किस किसने नहीं सुना? यू कैन गिव अ थम्स डाउन। आई वांट टू कीप द सेशन इंटरैक्टिव, सो यू ऑल आल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट। सिंगुलैरिटी किस किसने सुना है, किस किसने नहीं सुना है? बाकियों का क्या है? ओके। तो सिंगुलैरिटी एक ऐसी चीज है जिसमें से पूरा यूनिवर्स आया है, ऐसा साइंटिस्ट लोग बताते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा सब्सटेंस है, उसके विस्फोट से पूरा यूनिवर्स आया है। और सिंगुलैरिटी को जब एक्सप्लेन करने की बात की जाती है साइंटिस्ट लोगों को, तो वो क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है? हमारे पीपीटी में बहुत अच्छे से वो दिया हुआ है। एक ऐसा एग्जिस्टेंस पूरे यूनिवर्स का, एक ऐसा पदार्थ जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट है, जिसका मास इनफाइनाइट है, जिसका असीमित उसका वजन है, उसका जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइटेसिमल है, मतलब उसका वॉल्यूम हम देख ही नहीं सकते, इतना छोटा उसका वॉल्यूम है। उसका डेंसिटी इनफाइनाइट है। और इसको अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं बोलने वाला हूँ। ये सिंगुलैरिटी ऐसी चीज है जिसको फिजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और जिसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। समझा सभी को क्या बोला मैंने? किस किस को समझा? सिंगुलैरिटी जो है जिससे पूरा बिग बैंग होता है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन है। उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसको फिजिकली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और साइंस जो है वो पूरा बुनियाद उसकी साइंस की है फिजिक्स के ऊपर और मैथमेटिक्स के ऊपर। कोई कोई चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिस चीज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। और ये जो बिग बैंग थियरी है, इसको हम ना फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना मैथमेटिकली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिग बैंग से आया है। इजंट इट फनी? आप साइंस खुद को साइंटिफिक बोल रहे हो और आपका मेथड ही साइंटिफिक नहीं है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ही उड़ा दिया उसमें। तो द होल पॉइंट इज कि ये जो बिग बैंग थियरी है, जिसको हमने बहुत आंख मूंद के उसके ऊपर हमने भरोसा करके रखा है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये थियरी। एंड दिस इज वन ऑफ द थियरीज, ये बहुत सारी थियरीज में से एक है। उसी प्रकार से आज के जमाने में भी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे एक और थियरी साइंटिस्ट लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसको है, ये कोई श्रद्धालु या धार्मिक लोगों ने नहीं बनाई है, ये प्रॉपर हार्डकोर साइंटिस्ट लोगों ने ही बनाई है। द इंटेलिजेंट डिजाइन, मतलब अभी वो भगवान को भले ही ना माने, लेकिन इवन साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं कि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी सिस्टमैटिक है, इतनी आर्टिस्टिक है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके पीछे, इन सब सिस्टम्स के पीछे कोई तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए। विदाउट इंटेलिजेंस जस्ट रैंडमली ये दुनिया नहीं आ सकती। दिस इवन साइंटिस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट। किसी को अगर इंटरेस्ट है इस चीज में, किसी को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, किसी को अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो ये भी एक बहुत अच्छी थियरी है। आप लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं सेशन के बाद। द इंटेलिजेंट डिजाइन, इसमें पूरे प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली, मैथमेटिकली, फिजिक्स के यूज करके, सब कुछ यूज करके दे अंडरस्टैंड, दे एक्सप्लेन दैट देयर इज सम इंटेलिजेंस वर्किंग बिहाइंड दिस यूनिवर्स। इट्स नॉट हैपनिंग जस्ट रैंडमली। इज दिस क्लियर टिल नाउ? जो भी हमने डिस्कस किया क्लियर हुआ सभी को? या इसके ऊपर कुछ सवाल हैं? कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है तो थम्स अप दे सकते हैं। मैं बोलूंगा, मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि सेशन होने के बाद एक बार देखिए नेट पे जाके द इंटेलिजेंट डिजाइन थियरी। बहुत अच्छा थियरी है। तो अभी इवन साइंटिस्ट लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैंने आइजैक न्यूटन का एग्जांपल दिया, वो भी एक्सेप्ट करते थे कि ये पूरी दुनिया चल रही है इतने सिस्टमैटिक तरीके से, उसके पीछे
कोई तो चलाने वाला होना चाहिए। और जैसा कि कल वैष्णवी माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि हम बोल सकते हैं कि सब कुछ लॉज हैं, फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं, उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन फोर्स जो रहता है, फोर्स लगाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एनर्जी जिससे आ रही है उसके एनर्जेटिक कोई तो होना चाहिए। एनर्जेटिक सोर्स के बिना एनर्जी कहाँ से आ रही है? और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि ठीक है, फोर्सेस हैं, लॉज हैं, लेकिन लॉ बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पुणे सिटी में लॉज हैं और लॉज के अनुसार सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसने लॉज बनाए। लॉ खुद से ही बन गए। लॉज कभी खुद से बनते हैं क्या? नहीं, लॉ बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ है मतलब कोई तो लॉयर होना चाहिए ना, उसके पीछे बनाने वाला होना चाहिए नेचुरली। अभी स्वाभाविक रूप से कोई प्रश्न पूछेगा कि ठीक है, आप बहुत भगवान भगवान बोल रहे हो, ठीक है, भगवान नहीं बोल रहे हो, आप कोई तो इंटेलिजेंट पर्सन बोल रहे हो, इस दुनिया के पीछे जीनियस बोल रहे हो, बट अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? राइट? हम कैसे मान ले? कोई चीज हमें दिखती नहीं है, हम उसके ऊपर ऐसे कैसे भरोसा कर लें? क्या ये ब्लाइंड फेथ नहीं होगा? आप में से कौन कौन मानता है ये चीज कि ठीक है, आप इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, लेकिन दिखाओ ना मुझे। कहाँ पे? अभी जैसे दुनिया में क्रिएट करने वाला कोई भी चीज बनाता है कोई, या कोई लॉज बनाता है, तो हमें दिखता है, वो पर्सन हमारे सामने वो रहता है। हम चाहें तो उससे जाके मिल सकते हैं। इसलिए हम भरोसा करते हैं, इसलिए हम बिलीव करते हैं। लेकिन दुनिया को बनाने वाला किसने देखा है? हाउ कैन यू जस्ट बिलीव इन दैट? इजंट इट अ नेचुरल क्वेश्चन? कोई इसका जवाब दे सकता है? बिना देखे हम कैसे बिलीव कर लें? इस दुनिया में हर चीज को हम देख के बिलीव करते हैं, बिना देखे कैसे बिलीव कर लें? हरे कृष्णा, लाइक बहुत सारी चीजें हम नहीं देख सकते बट स्टिल वी बिलीव इन दैट। सो एंड लाइक देखिए, भगवान को देखने के लिए क्वालिफिकेशन भी जरूरी होती है, कैसे मतलब? सो दैट इज आंसर। परफेक्ट। तो ये जो डिस्कशन है इसको हम आज के सेशन में करेंगे। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो वो बैकग्राउंड था पिछले सेशंस का। अभी आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम दुनिया को किन प्रकार से समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हम प्राप्त कर सकते हैं किन तरीकों से। तो आप किसी भी चीज को समझने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। इन तीन रास्तों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये जो अभी मैं टर्म्स बोलने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लिख सकते तो लिख लीजिए। इसको बोलते हैं प्रमाण। हम कोई भी चीज को समझने के लिए तीन प्रमाणों का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रमाण है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे ही बुलवाऊंगा। सपोज आपके सामने कोई एक नया गैजेट रखा हुआ है। ठीक है, सपोज आपके सामने एक मशीन रखी हुई है, एक्सरसाइज की मशीन है। क्या बोलते हैं उसको जिसके ऊपर लोग दौड़ते हैं? दौड़ने वाली मशीन पता है आपको, जिसके ऊपर लोग दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, रेसिंग, जिम में। उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ट्रेडमिल ट्रेडमिल। करेक्ट, ट्रेडमिल, थैंक यू सो मच। ट्रेडमिल है। अभी आपके सामने ट्रेडमिल जैसा कुछ तो मशीन रखा हुआ है, और आपको पता नहीं वो क्या है। आपको उसको चालू करना है। तो आप कैसे चालू करेंगे? आपको पता नहीं है उसके बारे में कुछ, आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो आप कैसे समझेंगे उसको चालू कैसे करना है? यस। उसके मैनुअल वगैरह तो ओके, मैनुअल देखेंगे। और क्या तरीके हो सकते हैं? किसी का गाइडेंस ले जिसको पता है। वेरी गुड, किसी का गाइडेंस ले लेंगे। आप लोग सभी समझदार लोग हैं। ठीक है, आप लोग नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति जो उतना समझदार नहीं है, वो क्या तरीके अपनाएगा उसको समझने के लिए, ट्रेडमिल को? बटन दबा के देखें। हाँ, उसके ऊपर अलग अलग बटन है, अलग अलग बटन दबा के देखेगा। राइट? कुछ डायल्स है तो उसको घुमा के देखेगा। तो ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करेगा उसके ऊपर। और क्या तरीका है? वो देखेगा, सिर्फ देखेगा, और उसको जो लग रहा है कि ये थोड़ा बटन मुझे, वो दबाएगा नहीं, टाइम वो ट्राई नहीं करेगा। वो देखेगा अच्छे से पहले कि कौन सा बटन मुझे सही लग रहा है, उसको दबाएगा वो। तो
किसी भी चीज को समझने के तीन तरीके होते हैं प्रमाण। पहला प्रमाण होता है जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब ऑब्जर्व करना, हम ऑब्जर्व करके चीजों को समझते हैं, वो पहला प्रमाण हुआ। क्या नाम दिया उसको मैंने, क्या नाम बोला? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देख के चीजों को समझना, ऑब्जर्व करके। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, यहाँ पे हनुमान नहीं है, अनुमान है। अनुमान का ये वाला मतलब होता है गेस वर्क, मम्मी, ये गेस वाला करना। गेस करना मतलब ट्रेडमिल के केस में वो अलग अलग बटन दबा दबा के देखेगा, ट्रायल एंड एरर करेगा, और फिर हो सकता है उसमें से एक बटन दब जाए, गाड़ी चालू हो जाए ट्रेडमिल। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, गेस वर्क। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब हम किसी तो ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज लेते हैं, हम गाइड से लेते हैं या फिर मैनुअल से नॉलेज लेते हैं उस मशीन का। तो अभी आप मुझे बताइए, इन तीनों में से सबसे बेस्ट तरीका किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कौन सा है? प्रत्यक्ष? किस किस को लगता है, हम वोट लेंगे, किस किस को लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, ऑब्जर्वेशन के थ्रू? आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, मतलब कुछ तो कारण होना चाहिए। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बेस्ट तरीका नहीं है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट होती है, वी कांट करेक्ट। सी हम, एवरीथिंग परफेक्टली। यस, हम परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते चीजों को, दैट इज वन थिंग। और कुछ, और भी किसी ने, वैष्णवी निवासे माता जी ने भी हैंड रेस किया था। यू वांट टू से समथिंग माता जी, ऐड टू द डिस्कशन? नो, हरे ओके, कृष्णा। ओके। तो और क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्रत्यक्ष प्रमाण में और कुछ प्रॉब्लम है और कुछ लिमिटेशंस है? नहीं है। तो एक ही लिमिटेशन है कि हम परफेक्टली चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं उस चीज की जो हम नहीं समझ पाए, हम ऑब्जर्व ना कर पाए। हाँ, ये भी और एक बहुत अच्छा रीजन है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। बहुत समय लगता है समझने में, अगर उसको पूरा ऑब्जर्व करेंगे हर तरफ से, हर उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंड उस पे आते हैं, अनुमान प्रमाण। क्या अनुमान प्रमाण करना मतलब गेस करना किसी चीज के बारे में, ये परफेक्ट तरीका है उसको समझने का, गेस वर्क के थ्रू? मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए ये, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ। यस, किस किस को लगता है गेस करना इज द बेस्ट तरीका? क्या प्रॉब्लम है गेस करने में? वी कैन रीच टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। क्या? रॉन्ग कंक्लूजन्स पे रीच कर सकते हैं हम लोग, और कोई भी कुछ भी रॉन्ग गेस कंक्लूजन? कर सकता है। यस, गेस तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। हमने जो गेस किया है वो सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, इट मे नॉट बी एक्यूरेट। तो हाउ टू अंडरस्टैंड कि वो गेस वर्क सही है कि नहीं? कोई भी कुछ भी गेस कर सकता है, या और कुछ प्रॉब्लम है गेस वर्क करने में? जैसा कि तेजस प्रो ने बोला टाइम कंज्यूमिंग, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। हम पहले एक गेस करेंगे, फिर उसके हिसाब से जीवन को जिएंगे, फिर थोड़े समय बाद हमें जब उसमें फ्लॉज दिखेंगे तो हम अपने गेस को चेंज करेंगे। तो ऐसे बार बार गेस करते ही रह जाएंगे तो हमें परफेक्ट नॉलेज मिलेगा कब? हम लोग बस ट्रायल एंड एरर ही करते जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, अच्छा बाय द वे, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण सबको क्लियर है? किस किस को क्लियर हो गया इसका मीनिंग? जब मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन? व्हेन आई एम सेइंग अनुमान प्रमाण, व्हाट डू आई मीन? सबको क्लियर है? यस, गुड। तो अभी हम बार बार नहीं समझाऊंगा, आई विल जस्ट यूज दोस टर्म्स। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है, क्योंकि हम सामान्यतः किसी भी चीज को समझते हैं इन दोनों को यूज करके ही। हम हर चीज के पीछे मैनुअल, हर चीज के पीछे हम गाइड को नहीं ढूंढते रहते, हम कहीं कहीं पे अपना कॉमन सेंस भी यूज करते हैं।
हम गेस वर्क भी करते हैं, कई बार वो गेस वर्क सही भी रहता है, हम ऑब्जर्व करके भी चीजों को समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हम इन दोनों प्रमाण को ही अल्टीमेट मान लेते हैं। मतलब जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया है वही सही है, उसके बियॉन्ड और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। जब हम ऐसा मान लेते हैं, जब इन दोनों प्रमाणों को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रमाणों में भी लिमिटेशंस हैं, हम उन लिमिटेशंस को नहीं देखते। या फिर हम बोल देते हैं कि मैंने ऐसा गेस किया है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये सही है, मैंने जो गेस किया वही सही है, माई वे इज द हाईवे। तो प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा गलत नहीं रहते, सही रहते हैं, बट जरूरी नहीं है हर बार सही रहें। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दे नीड नॉट बी एवरी टाइम राइट। एंड स्पेशली अभी देखिए, आप में से किस किस ने ऑप्टिकल इल्यूजन्स को देखा है कभी? यस, चीजें होती कुछ और है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कुछ और है वो। तो हम अभी यहाँ पे डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। हम सभी के अंदर 4 प्रकार की कमियां हैं, चाहे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं पहचानता, कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो या कोई भिखारी हो, कोई बहुत बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति हो या कोई सिंपल सादा व्यक्ति हो। हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 डिफेक्ट्स होते ही होते हैं। सबके अंदर ये 4 कमियां होती हैं। उसमें से पहली कमी है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, सीमित हैं। कोई बता सकता है कैसे हम समझे कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं? कोई अपने किसी इंद्रिय के एग्जाम्पल से बता सकता है? हमारी आंखें अपूर्ण हैं, ये कैसे हम समझे? बहुत सारी चीजें नहीं होती है बट स्टिल हमें लगता है कि वो होती है, जस्ट लाइक मिरर। सो मिरर के अंदर इंसान नहीं है बट स्टिल हमें लगता है। सो और लाइक डेजर्ट में हमें रिफ्लेक्शन, पानी का रिफ्लेक्शन दिखता है। सो दैट इज एग्जाम्पल। करेक्ट, वेरी गुड। तो इम्परफेक्ट सेंसेस बोलते हैं इसको, मतलब अपूर्ण इंद्रियां। तो जैसे हमारी आंखें जो हैं वो कितनी रेंज में देख सकती हैं? पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लाइट का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? किस किसको पता है? किसी को नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? हाँ पता है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज आती हैं, बहुत सारी एक्स रेज आती हैं, और उनमें से बहुत छोटा सा एक बीच में बैंड है जिसको बोलते हैं विजिबल रेज। और हमारी आंखें सिर्फ इतना ही देख सकती हैं। हमारी आंखें अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकती, एक्स रेज को नहीं देख सकती। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल रेज को देख सकती है, जो बहुत नैरो बैंड है। उसके बाहर का क्या क्या है, हमें दिख नहीं सकता, इसका मतलब उसके बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे जो कान हैं वो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, कोई बता सकता है? लाइक 100 to 10,000 hertz. नो, ऑलमोस्ट क्लोज है। 20 to 20 किलो हर्ट्ज, सिर्फ इतने के बीच में हमारे कान सुन सकते हैं। तो क्या हम बोलेंगे कि इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनी हुई है सुपरसोनिक वेव्स के ऊपर, और इतने सारे पशु पक्षी रहते हैं जो हमको जो चीजें नहीं सुनाई देती उनको सुनाई देती हैं। तो इस प्रकार से अभी जैसे हम अगर पानी के अंदर पेंसिल डालते हैं तो हमें दिखता क्या है? पेंसिल मुड़ गई है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी आंखों पे भरोसा करेगा तो वो क्या बोलेगा कि जब भी पेंसिल को हम पानी में डालते हैं तो पानी पेंसिल को तोड़ देता है और वो मुड़ जाती है, और जब भी हम पेंसिल को बाहर निकालते हैं पानी से तो हवा उसको जोड़ देती है और वापस से सीधी हो जाती है। आप में से कौन कौन मुझे बिलीव करेगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो? कोई बिलीव नहीं करेगा, राइट? तो हमारी आंखों से हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हम परफेक्ट कंप्लीट नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसके ऊपर बहुत कुछ डिस्कस करने को है, जो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आगे का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।